हम लोग जब डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग ने डेवलपमेंट कराने के लिए दो फैक्टर्स के नाम पढ़े थे। एक था एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और दूसरा था इंट्रिंसिक फैक्टर। तो दो तरह के फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे फॉर द डेवलपमेंट। एक था इंट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा था एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर में आप पीछे अपने नोट्स में खोल के देखें तो इंट्रिंसिक फैक्टर में मेनली थे पीजीआरस। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो थे वो सारे के सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में पीजीआरस हैं और हम लोगों ने 5 पीजीआरस पूरे पढ़े हुए हैं। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑक्सिन को डिटेल में पढ़ा, जिब्रेलिन्स को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, हम लोगों ने साइटोकाइनिन को डिटेल में पढ़ा, फिर इथाइलिन को, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड को डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की। अगला टॉपिक जो हमारा है इसके बाद है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्लांट के बाहर हैं और वो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें आगे बढ़ें, सबसे पहले एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आगे बढ़ें तो एक यहाँ पर टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, इस टर्म को ध्यान से देखिए। फोटोमॉर्फोजेनेसिस पूछा जाए फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है तो कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस उन प्लांट प्रोसेसेस को कहते हैं जो लाइट द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्लांट प्रोसेसेस regulated by लाइट। लाइट द्वारा जितने भी प्लांट प्रोसेसेस नियंत्रित होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। अब फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है वो दो पार्ट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस को पढ़ा जाता है। यानी जो प्लांट प्रोसेसेस हैं जो लाइट डिपेंडेंट हैं उनको दो कैटेगरी में पढ़ा जाता है। पहला पार्ट फोटोमॉर्फोजेनेसिस का जो है वो इस आधार पर है कि जो प्लांट प्रोसेस लाइट द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं वो मेनली किस लाइट द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। तो पहला पार्ट फोटोमॉर्फोजेनेसिस में होता है ब्लू लाइट डिपेंडेंट, यानी ब्लू लाइट के ऊपर जो आधारित हैं, जो प्रोसेसेस ब्लू लाइट पर डिपेंडेंट हैं वो एक तरफ, और दूसरे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो रेड लाइट द्वारा या रेड लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी रेड लाइट डिपेंडेंट होते हैं। ब्लू लाइट डिपेंडेंट, रेड लाइट डिपेंडेंट। ब्लू लाइट डिपेंडेंट में सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी पढ़ चुके हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। इसको हम बता भी चुके हैं कि ब्लू लाइट में स्टोमेटल ओपनिंग होती है। दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने जब ऑक्सिन पढ़ रहे थे तो फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था कि ऐसे मूवमेंट जो उन ऑर्गन्स द्वारा दिखाई देते हैं जो ऑर्गन्स सिलिंड्रिकल होते हैं, और ये मूवमेंट कर्वेचर मूवमेंट हैं और ये स्टिमुलस की तरफ होते हैं या स्टिमुलस से अवे होते हैं। ऐसे मूवमेंट को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है, और ये फिनोमिनन फोटोट्रोपिज्म। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, इसको हम प्लांट मूवमेंट की हेडिंग में डिटेल में आपको बताएंगे। अब आते हैं हम लोग रेड लाइट पे। तो रेड लाइट डिपेंडेंट एक तो है सीड जर्मिनेशन,
पहला प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन, दूसरा प्रोसेस है फ्लावरिंग, तीसरा रेड लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है पॉलन जर्मिनेशन। ध्यान दें, पॉलन के जर्मिनेशन में अगर कोई पूछ ले कि कैसी लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप कहेंगे रेड लाइट का। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट एंथोसाइनिन। याद करिए पर्पल कलर का पिगमेंट था, हमने बताया था कि ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है और ये किसी प्लास्टिक के अंदर नहीं बल्कि वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टोमेटल डिफरेंशिएशन, यानी स्टोमेटा का बनना। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एनाटॉमी में, स्टोमेटल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है क्लीस्टोगैमी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था कि फ्लावर कभी ओपन ही ना हो, इसे क्लीस्टोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है एब्सिशन, डिटेल में हम लोग ऑक्सिन में पढ़ चुके हैं। और लास्ट है जर्नल प्लांट ग्रोथ। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस रेड लाइट डिपेंडेंट हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेड लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस की बात कर ली हम लोगों ने। अब ये जो तीन प्रोसेसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर ये तीन प्रोसेस हैं, स्टोमेटल ओपनिंग, फोटोट्रोपिज्म, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, ये किस लाइट में होते हैं? ब्लू लाइट में। इसका मतलब ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला ज़रूर कोई ऐसा पिगमेंट है जो पहले ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाद में इन तीन प्रोसेसेस को करवाता है। यानी इन तीन प्रोसेसेस को करवाने के लिए ब्लू लाइट की ज़रूरत है, तो ज़रूर यहाँ पर एक ऐसा पिगमेंट ज़रूर होगा जो इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा और फाइनली इन प्रोसेसेस को कराता होगा। तो जो यहाँ पर पिगमेंट है जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिन। ये ध्यान रखिएगा कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है फोटोट्रोपिन। अब बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पर भी कि ज़रूर ऐसा कोई पिगमेंट होगा जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता होगा और ये सारे प्रोसेसेस को कराता होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम ये पिगमेंट है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये पिगमेंट है जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों पिगमेंट हैं, इनका नाम याद रखा जाएगा। अब हम लोग डिटेल में दो पार्ट को पढ़ेंगे। एक पार्ट तो हम लोग रेड लाइट डिपेंडेंट में सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन जो है डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरा फ्लावरिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहले तो यहाँ दो साइंटिस्ट के नाम आपको बताएंगे। एक है बॉर्थरिक, और दूसरे हैं हेनड्रिक। बॉर्थरिक एंड हेनड्रिक। अब बॉर्थरिक और हेनड्रिक ने जिस प्लांट पर काम किया हुआ है वो प्लांट है लेट्यूस प्लांट। इन्होंने लेट्यूस प्लांट के सीड्स पर काम किया है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखिए। इन्होंने लेट्यूस प्लांट के सीड्स लिए और ये देखा कि ये जो लेट्यूस प्लांट के सीड्स हैं, इन सीड्स का जर्मिनेशन किस किस वेवलेंथ की लाइट पर हो सकता है। यानी इन्होंने जो इफ़ेक्ट है ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ उसकी स्टडी की ऑन सीड जर्मिनेशन ऑफ लेट्यूस प्लांट। लेट्यूस प्लांट के सीड के जर्मिनेशन में कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट सहायक हैं और कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट सहायक नहीं है, इसका अध्ययन इन्होंने किया। कुछ ऑब्जर्वेशन इनके हम बताएंगे आपको, इम्पॉर्टेंट हैं।
जैसे इन्होंने सीड लिया और सीड लेने के बाद इस सीड को एक्सपोजर दिया रेड लाइट को, सीड लिया और इसमें एक्सपोजर दिया रेड लाइट का। जब रेड लाइट का एक्सपोजर दिया मतलब वेवलेंथ हो गई 660 नैनोमीटर। तो इन्होंने ये देखा कि सीड जो है वो जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट कर गया, यानी इन्होंने ये तो पहचान लिया कि रेड लाइट की प्रेजेंस में सीड जर्मिनेट करता है। फिर इन्होंने सीड लिया और सीड लेने के बाद इन्होंने अब के यहाँ पर एक्सपोजर दिया फार रेड का, मतलब रेड से ज़्यादा वेवलेंथ लाइट का, और रेड से ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पर 730 नैनोमीटर। और इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो पहली दो लाइन से ये तो समझ गए ये कि रेड लाइट में सीड जर्मिनेट करता है और फार रेड में सीड जर्मिनेट नहीं करता। अगला देखिए, फिर इन्होंने सीड लिया और सीड लेने के बाद इन्होंने इसे एक्सपोजर दिया पहले रेड का और रेड के बाद कंटिन्यूएशन में फार रेड का। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, कोई जर्मिनेशन नहीं। अगला इनका क्या था, इन्होंने सीड लिया, इसको जो आपके एक्सपोजर दिया वो बड़ा अजीब सा एक्सपोजर था। इन्होंने पहले यहाँ पर रेड डाला, फिर इन्होंने सेकंड पार्ट में फार रेड डाला और फिर लास्ट में रेड डाला, यानी पहले रेड लाइट डाली, उसके बाद फार रेड डाली, फिर लास्ट में रेड डाली। तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया। अब ज़रा ये चार इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला वो देखिए। चार एक्सप्लेनेशन से पहले दो एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें, बाद के दो छुपा लें, पहले दो को देखिए तो साफ दिख रहा है कि रेड जर्मिनेट कराता है और फार रेड जर्मिनेशन नहीं कराता। लेकिन जब रेड और फार रेड को साथ दिया, जिसमें रेड पहले दी गई और फार रेड बाद में, तब भी जर्मिनेशन नहीं हुआ जबकि रेड वहाँ प्रेजेंट थी। और इन्होंने देखा कि जब रेड पहले दी गई, फार रेड दी गई और लास्ट में फिर रेड दी गई, तब जर्मिनेशन हो गया। तो पहला कंक्लूजन तो यह आया कि रेड लाइट जो है वो सीड जर्मिनेशन कराता है। और सीड जर्मिनेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आप लाइट डाल रहे हैं तो आखिरी में कौन सी लाइट डाली गई है। अब जैसे यहाँ पर आखिरी में फार रेड डाली गई है तो जर्मिनेशन नहीं हुआ, यहाँ आखिरी में रेड डाली गई है तो जर्मिनेशन हुआ। तो दो बातें यहाँ से पता चली कि एक तो रेड लाइट जर्मिनेशन कराती है और कोई सीड जर्मिनेट करेगा या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने लास्ट में किस लाइट से एक्सपोजर दिया है। अगर आपने लास्ट में फार रेड से एक्सपोजर दिया तो फार रेड में तो नो जर्मिनेशन, तो नो जर्मिनेशन। और अगर लास्ट में आपने रेड लाइट से एक्सपोजर दिया है तो साफ दिख रहा है कि रेड लाइट से एक्सपोजर में जर्मिनेट करता है, तो यहाँ जर्मिनेशन हो गया। अब एक साइंटिस्ट का नाम आपको बताएं, बॉर्थरिक और हेनरिक के बाद, वो हैं बटलर। बटलर का कंट्रीब्यूशन देखिए। बटलर ने उस पिगमेंट का एक्सट्रैक्शन किया जो पिगमेंट जर्मिनेशन करा रहा था। अभी हमने आपसे कहा था कि सीड रेड लाइट में जर्मिनेट कर जा रही है, तो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले उस पिगमेंट का या लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले उस पिगमेंट का एक्सट्रैक्शन बटलर ने किया और वो पिगमेंट एक्चुअल में था फाइटोक्रोम।
तो बटलर ने एक्सट्रैक्ट किया द पिगमेंट responsible for germination and the pigment was, क्या नाम हुआ उसका? पिगमेंट का नाम था फाइटोक्रोम। ठीक। अब थोड़ा सा फाइटोक्रोम को, कि फाइटोक्रोम में क्या क्या पाया जाता है, इसको देख लिया जाए। कि फाइटोक्रोम जो है ये एक प्रकार का होलो प्रोटीन है। जब हम वर्ड होलो प्रोटीन कहते हैं ना, तो जो सही से पढ़े हुए हैं पीछे से वो जानता है कि होलो प्रोटीन मतलब हो गया होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में एक पार्ट होता था एपो एंजाइम। तो इसी तरह जो होलो प्रोटीन है इसके अंदर एक पार्ट होता है एपो प्रोटीन, और दूसरा पार्ट इसमें कहलाता है क्रोमोफोर। तो समझ गए होंगे कि जो क्रोमोफोर है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो होलो प्रोटीन में दो पार्ट हैं, एपो प्रोटीन और क्रोमोफोर। एपो प्रोटीन जो है ये प्रोटीन पार्ट है, और जो क्रोमोफोर है ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलके बना है फाइटोक्रोम। ये जो एपोप्रोटीन यानी जो प्रोटीन पार्ट है ये मेनली जुड़ा हुआ होता है एक एंजाइम से जिसको हम लोग कहते हैं काइनेज एंजाइम। तो इस प्रोटीन पार्ट के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेज एंजाइम। हम लोग रेस्पिरेशन में खूब पढ़ चुके हैं, काइनेज का मेन काम होता है फॉस्फोराइलेशन। अब जो क्रोमोफोर है इसका मेन काम होता है टू एब्जॉर्ब लाइट। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन जो होता है फाइटोक्रोम में वो उसके नॉन प्रोटीन पार्ट के थ्रू होता है, दैट इज क्रोमोफोर। अब जो कॉन्सेप्ट हम आपको पीएफआर और एफआर वाला आगे बताने जा रहे हैं, यानी दो फॉर्म फाइटोक्रोम की बताने जा रहे हैं। किताबों में बहुत, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे हमारी बात को, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ये। फाइटोक्रोम की दो फॉर्म पाई गई। ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट को बटलर ने एक्सट्रैक्ट किया, इसने ये देखा कि ये फाइटोक्रोम की दो फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म का नाम इसने रखा PR और दूसरी फॉर्म का नाम रखा PFR। अब ये नाम कैसे रख दिए गए? P स्टैंड्स फॉर फाइटोक्रोम। अब ये RFR कैसे नाम रखा गया? कहते हैं जो फाइटोक्रोम की फॉर्म रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वो PR, और जो फाइटोक्रोम की फॉर्म फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी वो फार रेड PFR। अब यहाँ पर जो PR है ये इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे, PR और PFR जो हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये हो गया PFR। तो PR और PFR दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। क्या कंडीशंस है वो देखिए। PR रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और PFR में कन्वर्ट हो जाएगा, और PFR फार रेड को एब्जॉर्ब करेगा और PR में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी इंपॉर्टेंट है कि जो PR और PFR है ये दोनों आप जानते हैं फॉर्म है किसकी? फाइटोक्रोम की। तो एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे की आइसोमर्स हैं। ये वाला जो PR है ये सिस फॉर्म है और PFR जो है वो फाइटोक्रोम की ट्रांस फॉर्म है। तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर लाइट की मदद से आइसोमेरिक कन्वर्जन हो रहा है। रेड लाइट की प्रेजेंस में PFR में बदल जा रहा है और फार रेड की प्रेजेंस में PFR PR में बदल जा रहा है।
कलर के बारे में भी बात कर लें, कलर भी आता है। पीआर जो होता है वो ब्लूइश होता है कलर में, और जो पीएफआर है वो येलोइश ग्रीन होता है। अब जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं किताबों में जल्दी दिया नहीं रहता, उसको आप रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए टफ लगने लगता है। अब स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। ये जो पीएफआर है ये फार रेट को एब्जॉर्ब करता है और पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि कहीं पर पीएफआर है और वहाँ पर फार रेट नहीं है, तब तो यही कहा जाएगा कि पीएफआर पीआर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन फार रेट की एब्सेंस में भी पीएफआर पीआर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है अंधेरा यानी डार्क। मान लेते हैं कहीं पर फार रेट नहीं है, तो अगर वहाँ पर अंधेरा है तो पीएफआर पीआर में चेंज हो जाएगा। यानी पीएफआर पीआर में दो तरह से चेंज होगा, एक तो फार रेट की प्रेजेंस में और दूसरा डार्क की प्रेजेंस में। अब दोनों कन्वर्जन में एक डिफरेंस भी है। अगर पीएफआर फार रेट की प्रेजेंस में पीआर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कन्वर्जन फास्ट होगा, लेकिन अगर पीएफआर पीआर में कन्वर्ट हो रहा है डार्क की प्रेजेंस में तो ये वाला पार्ट बहुत ही स्लो होगा, लेकिन होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो फाइटोक्रोम की दो फॉर्म हैं इसमें से एक्टिव फॉर्म कौन सी है, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि एक्टिव फॉर्म कौन सी है। अभी अभी हम देख चुके हैं कि पीआर जो होता है, यानी जब हम रेड लाइट देते हैं तो रेड लाइट देने में सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। यानी जब हम रेड लाइट देते हैं तो सीड का जर्मिनेशन होता है। तो जब हमने रेड लाइट दी तो पीआर किस में कन्वर्ट हो गया, पीएफआर में। तो ये पीएफआर ही है जिसने क्या करा दिया, जर्मिनेशन करा दिया। तो आपने रेड लाइट दी, लेकिन रेड लाइट की वजह से बना क्या, पीएफआर, और रेड लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेशन हो रहा है, तो अल्टीमेटली जर्मिनेशन कौन करा रहा है, पीएफआर। तो इसका मतलब पीएफआर जो है वो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म। तो फिर अब उल्टा हो गया, पीआर क्या है, तो कह देंगे भाई ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि इस जब तक पीआर प्रेजेंट है तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पीआर कैसे प्रेजेंट होगा, फार रेट की प्रेजेंस में। हम पीछे देख चुके हैं कि फार रेट में जर्मिनेशन होता नहीं। अब बात कर ली जाए कि भाई कौन सी फॉर्म स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है, तो कहते हैं कि जब तक रेड लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, जब तक पीआर पीएफआर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फार रेट प्रेजेंट ना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि पीएफआर पीआर में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि अगर फार रेट ना भी हो तब भी डार्क की प्रेजेंस में ही पीएफआर हल्के हल्के पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब पीएफआर जो है वो अनस्टेबल है, कि फार रेट की एब्सेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है तो अनस्टेबल है, जबकि पीआर जो है वो स्टेबल है। अगर उसे आपको कन्वर्ट करना है तो कौन सी लाइट देनी पड़ेगी, रेड। तो ये कहानी है जो पीआर और पीएफआर की है। इसका बहुत यूज़ हम लोग आगे भी करेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी बात कर ली जाए। यहाँ पर हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे फाइटोक्रोम का। ऐसा होता नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अब रिप्रेजेंटेशन में देखिए क्या है कि हमने ये एक पार्ट बनाया, फाइटोक्रोम बना रहे हैं, फाइटोक्रोम का एक पार्ट ये बना रहे हैं, ये वाला पार्ट है क्रोमोफोर वाला। तो इसके अंदर लिख दे रहे हैं क्रोमोफोर। ठीक, और ये जो पार्ट है ये एक प्रोटीन पार्ट से जुड़ा रहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा प्रोटीन पार्ट था, वो एपोप्रोटीन। ये वाला भाग इसका आ गया प्रोटीन पार्ट। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइटोक्रोम के प्रोटीन पार्ट में एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है,
उस एंजाइम का नाम बताइए। उस एंजाइम का नाम है काइनेज। तो प्रोटीन पार्ट में एक एंजाइम भी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं काइनेज। अब ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको बनाने के पीछे का, जैसे जो बना के हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो सुनिए क्या है। एक्चुअल में क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप रेड लाइट दे दें तो जर्मिनेशन हो जाता है। अभी कहा कि अगर आप रेड लाइट दे दें तो जर्मिनेशन हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, वो भी जर्मिनेशन कराता है सीड का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइटोक्रोम और जिब्रेलिक एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि फाइटोक्रोम भी क्या करा रहा है, जर्मिनेशन, और जिब्रेलिक एसिड भी क्या करा रहे हैं, जर्मिनेशन। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का आपस में कोई लिंक ज़रूर है। उस लिंक को पढ़ने के लिए यहाँ पर हम फाइटोक्रोम का एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो क्रोमोफोर है यानी नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो चलो इस पर लाइट डाल देते हैं। ये इस पर लाइट डाल दी, इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली। अब जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो क्रोमोफोर है, जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो अल्टीमेटली जो है ये एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है इस वाले पार्ट में। अब जब एनर्जी इस वाले पार्ट में ट्रांसमिट होती है तो यहाँ पर प्रेजेंट जो काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो पहला स्टेप ये है कि जैसे ही लाइट क्रोमोफोर पर पड़ी, इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। जैसे ही यहाँ लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बाद पहुँची, इस पार्ट में प्रेजेंट काइनेज एंजाइम एक्टिवेट कर गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे काइनेज इज़ एक्टिवेटेड। तो यहाँ तक की कहानी तो ये हो गई कि काइनेज एक्टिवेट हो गया। अब काइनेज के एक्टिवेट होने से होगा क्या, वो देखिए। जैसे ही काइनेज एक्टिवेट होगा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि भाई काइनेज का मेन काम होता है फॉस्फोराइलेशन, यानी एटीपी का बनना। तो इन्होंने यहाँ पर प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन शुरू कर दिया, मतलब प्रोटीन में फॉस्फेट जोड़ना शुरू हो गया। अब जब प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन हुआ तो यहाँ पर बन के तैयार हो गए फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन। फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन बन गए ऐसे प्रोटीन जिसमें एटीपी या फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, देखिए हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है, ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा, फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स कैन एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को तो पूरा हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ें। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। तो ऐसे फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देगा जो डीएनए से आरएनए बनाने लग जाएंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो डीएनए के उस पार्ट से आरएनए बनाएगा जो डीएनए का पार्ट या डीएनए पे पाई जाने वाली जीन्स इन्वॉल्व होंगी इन द सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिक एसिड। तो जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए पर प्रेजेंट उन जीन्स को ऑन कर दे रहा है जो जीन्स जिब्रेलिक एसिड बनाएंगी, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर causes the transcription of genes which are involved in the synthesis of जिब्रेलिक एसिड। तो जो जीन्स जिब्रेलिक एसिड बनाती हैं उन जीन्स का
उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कॉज करेगा। अब जब उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन ये कॉज करेगा तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, तो कहते हैं GA बनेगा। जो जीन्स एक्टिवेट हो गई हैं वो जो बना रही होंगी वही बनेगा। तो उन जीन्स का शुरू हो जाएगा यहाँ पर, उन जीन्स की मदद से क्या बन जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। और जब जिब्रेलिक एसिड बनेगा तो क्या होने लगेगा, अल्टीमेटली जिब्रेलिक एसिड बनेगा तो जिब्रेलिक एसिड ऐसी जीन्स को ऑन करा देगा जो अल्फ़ा अमाइलेज बनाएगी। अल्फ़ा अमाइलेज जाके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, सिंपल शुगर बनाएगा। सिंपल शुगर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे, ATP जनरेट होगा, ATP की मदद से सीड जर्मिनेशन होने लगेगा। तो इस तरह से फाइटोक्रोम और जिब्रेलिक एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक, अब ज़रा आगे आ जाए। ये तो सही बात है कि जो रेड लाइट है ये जर्मिनेशन कराती है, और जो फार रेड है वो जर्मिनेशन को नहीं होने देती। लेकिन सीड को ना तो रेड लाइट मिलती है ना फार रेड मिलती है, ना अकेले रेड मिलेगी ना अकेले फार रेड। सीड को तो क्या अवेलेबल है, सीड को तो सीधे सीधे वाइट लाइट अवेलेबल है, वाइट लाइट। और भाई वाइट लाइट में तो रेड भी होगा और वाइट लाइट में तो फार रेड भी होगा। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आएगी, अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आएगी कि जो PR का कन्वर्ज़न आप कराते हैं PFR में और जो PFR का कन्वर्ज़न कराते हैं PR में, ये दोनों एक साथ होंगे। ये रेड की मदद से हो रहा है और ये फार रेड की मदद, यानी जब आप वाइट लाइट डाल रहे हैं तो PR PFR में भी कन्वर्ट हो रहा है और PFR PR में भी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें रेड भी है और फार रेड भी है। तो फिर सवाल ये कि वाइट लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, वाइट लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, क्योंकि अगर ऑन दी होल PFR बना तो जर्मिनेशन होगा, ऑन दी होल PR बना तो नो जर्मिनेशन। तो अल्टीमेटली कहा जाता है कि जो ऊपर वाला स्टेप है वाइट लाइट की प्रेजेंस में ये फास्ट है और नीचे वाला स्टेप जो है वो वाइट लाइट की प्रेजेंस में स्लो है। तो अगर ऐसा है तो ऑन दी होल क्या बन के तैयार होगा, PFR। जब ऑन दी होल PFR बनेगा यानी PFR ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो क्या होगा, तो कहते हैं जर्मिनेशन होगा, यानी वाइट लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेशन होगा। क्योंकि वाइट लाइट का नेट इफेक्ट किसकी तरह है, रेड लाइट की तरह कि फार रेड लाइट की तरह। भाई वाइट लाइट जर्मिनेशन करा रही है, अब रेड और फार रेड में कौन जर्मिनेशन कराता है, रेड कराता है, फार रेड नहीं कराता। इसका मतलब वाइट लाइट का नेट इफेक्ट किसकी तरह है, वाइट लाइट का नेट इफेक्ट रेड की तरह है। वाइट लाइट का नेट इफेक्ट किसकी तरह है, इस लाइन को लिखेंगे ज़रूर, नेट इफेक्ट, क्योंकि इसको आगे हम लोग यूज़ करेंगे। नेट इफेक्ट ऑफ वाइट लाइट is equivalent to red light। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मार्क करिए, इंपॉर्टेंट करिए। यहाँ तक हमने सीड जर्मिनेशन वाला भाग ख़त्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइट का इफ़ेक्ट देखेंगे ऑन फ्लावरिंग। और आप जानते हैं कि इस इफ़ेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो पीरियोडिज्म से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं और आप पहली बार ये मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको ज़रूर से शेयर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो इन वीडियोस पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।